ई छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। किसान भाई बहनें सुने किसानवाणी कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दृढ़ छे संकल्प तो विकल्प नहीं ढूंढनो, निश्चय जब करी लियो तो संकल्प नहीं तोड़नो। खुद पर विश्वास और मन में उमंग होए, हाथ में कौशल का साथ, अगर साहस को संग होए तो कोई भी काम ख अधर्म नहीं छोड़नो। रात्रि एक दिन सुबह का साथ आवग, अंधकार चिरीकर प्रकाश ख साथ लावग। ठानी लियो तू न एक बार तो मुँह नहीं मोड़नो। ई महामारी काई करी सकज थारो, थारा में बड़ी शक्ति छे। ई शक्ति का पहचान आत्मविश्वास ख बड़ा, संकल्प लईन ई महामारी ख हरा। न वापस उन्नति की तरफ अपना कदम बढ़ा, न निश्चय जब करी लियो तू न तो संकल्प नहीं तोड़नो। न एका साथज स्वीकार करो आपकी बहन स्मिता की। राम राम। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे खेती किसानी से संबंधित सामान्य ज्ञान को एक प्रश्न पूछा। तो हमारो आज को प्रश्न है, भारत कौन सी परंपरागत वस्तु न को निर्यात करज। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लियो, भारत कौन सी परंपरागत वस्तु न को निर्यात करज। इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन कार्यक्रम का अंत में। तब तक आप कार्यक्रम को आनंद लो। भाई बहनों, अभी गर्मी को मौसम छे न, साथ ज मौसम में उतार चढ़ाव देखने का मिली रहो। कभी तो एकदम सी तेज़ गर्मी पड़े तो कभी बादल आई जाए न बारिश होने लगी जाए। ये सब अभी आया समुद्री तूफान की वजह से हुई रोज। न मौसम विशेषज्ञ न का अनुसार इन्हीं बार मानसून भी जल्दी दस्तक देगा। न मानसून आवना का पहला हमारा किसान भाई अपना खेत न ख हली पखरी न खरीफ की बोनी का लेना तैयार करज, जेका सी बोनी समय पर हुई सका। न बारिश होने पर फसल को उत्पादन भी अच्छो हुई सका। पर कभी कभी देखने में आवज की शुरुआत में तो बारिश अच्छा सी होए, पर बाद में मानसून कमज़ोर पड़ी जाए, जेका सी बारिश में लंबी खेच हुई जाए। न ओको असर फसल न पर पड़ज। न जो किसान भाई जो दिन रात मेहनत करज, सातज अच्छा बीज बोवज, खाद उर्वरक खेत न में डालज, वो व्यर्थ चली जाए। न कभी कभी तो किसान भाई न का बोनी भी दोबारा करनू पड़ज, न ओको खामियाजो किसान भाई न का उठावनू पड़ज, साथ लागत भी ज़्यादा लगी जाए। न जो किसान भाई न का खेत में सिंचाई का साधन छे वो तो अपनी फसल न का सुखना सी बचाई लेज, पर जो किसान भाई न का पास सिंचाई का साधन कम छे या नहीं है, उनकी फसल न खराब हो जाए या फिर ओमा कीट व्याधि न रोग लगी जाए। तो एका लेना भाई बहन नोहनी, जहाँ हम मानसून आवना का पहला खेत न तैयार कराएं, वहाँ हम बारिश का पहला वर्षा जल का संरक्षण करने का लेना भी तैयारी न करी सकांज।
न वर्षा का जल को संरक्षण करी न हम बाद में सिंचाई का लेना उपयोग करी सकां। एका लेना हमका बस थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है, जेमा हम अपना खेत का आसपास पड़ती जमीन पर तालाब खोदी न जल संग्रहित करी सकां। साथ ज हमारा खेत का आसपास जो छोटा छोटा नाला या नदी न छे उन पर बोरी बांध या स्टॉप डैम बनाई न जल को संग्रहित करी सकां। साथ ज घर की छत पर गिरता पानी का हम एक पाइप का द्वारा जमीन में टैंक बनाई न संग्रहित करी सकां या गड्ढो करी न भूमि का जल को स्तर बढ़ाई सकां। साथ ज खेत में जो कुआ या बोरिंग खुदेल छे उनका आसपास छोटा छोटा गड्ढा करी न या नाली न को निर्माण करी न पानी उनमें उतारी सकां। एका अलावा कुआ न नलकूप न का आसपास सोक पीट न बनाई न भी जल को संग्रहण करी सकां। साथ ज जो किसान भाई न का खेत में पहले सी कुआ तालाब छे वो उनको गहरीकरण करी सकज न उनकी सफाई करी न गल निकाली दे जेमा पानी अच्छा सी भराई सका। एका अलावा फसल में सिंचाई का लेना फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिंचाई अपनावा जेकासी पानी की बचत हुई सका। साथ ज वर्षा जल का संरक्षण का ये तरीका न अपनाई न हम जहाँ पानी को संरक्षण करा वहाँ भूमि का जल को स्तर भी बढ़ाई सकां। न खेत की मेड़ पर पड़ती जमीन पर न तालाब न कुआ न का आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगावा जेकासी खेत की मिट्टी को कटाव भी रुकी सका न उसकी उर्वरा क्षमता भी बनी रहे। साथ ज तेज बारिश का कारण जो पानी बही जाए उको रिसाव जमीन का अंदर होएगा न भूमिगत जल में बढ़ोतरी होएगा। साथ ज शासन द्वारा भी वर्षा जल का संरक्षण का लेना कई योजना न चलाई जा रही जेमा कुआ तालाब न साथ ज स्टॉप डैम न बोरी बांध बनावना का लेना किसान भाई न का अनुदान दियो जाए तो किसान भाई इन योजना को लाभ ले सकज। साथ ज योजना की जानकारी का लेना अपना गांव का ग्राम सेवक से संपर्क करी सकज न वर्षा जल को संरक्षण करी सकज। तो भाई बहन होनी ये तो थी आज की हमारी चर्चा न भाई बहन होनी। अब सुनी लेवाज एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायज हेमलता उपाध्याय। हाँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। हाँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। मखा थोड़ो थोड़ो सबरस दीजो भगवान। गणेश जी की पूजा करो काई काई मांगो। गणेश जी की पूजा करो काई काई मांगो। मारा सिद्ध होवर सब काज सबरस दीजो भगवान। मारा सिद्ध होवर सब काज सबरस दीजो भगवान। हाँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। सरस्वती की पूजा करो काई काई मांगो। सरस्वती की पूजा करो काई काई मांगो। मक ज्ञान को दीजो दान सबरस दीजो भगवान। मक ज्ञान को दीजो रे दान सबरस दीजो भगवान। हाँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। लक्ष्मी जी की पूजा करो काई काई मांगो। लक्ष्मी जी की पूजा करो काई काई मांगो। मरो भरो रहे रे भंडार
सबरस दीजो भगवान हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगू सबरस दीजो भगवान। गौरा जी की पूजा करूं काई काई मांगू गौरा जी की पूजा करूं तो काई काई मांगू मारो बण्यो रहे सौभाग्य सबरस दीजो भगवान हो मारो बण्यो रहे रे सुहाग सबरस दीजो भगवान हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगू सबरस दीजो भगवान। शंकर जी की पूजा करूं काई काई मांगू शंकर जी की पूजा करूं काई काई मांगू मक दीजो भक्ति रो दान सबरस दीजो भगवान मक दीजो भक्ति रो दान सबरस दीजो भगवान हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगू सबरस दीजो भगवान मक थोड़ो थोड़ो सबरस दीजो भगवान मक थोड़ो थोड़ो सबरस दीजो भगवान मक थोड़ो थोड़ो सबरस। भाई बहन नहोणी अभी हम सुनी रहा था हेमलता उपाध्याय को गायो इनिमाड़ी लोकगीत। भाई बहन नहोणी हमारा किसान भाई जहाँ रवि न खरीफ सीजन में फसल न को उत्पादन करीने लाभ लेज वहाँ ग्रीष्म काल में भी कई किसान भाई जायद की मक्का मूंगफली उड़द न मूंग उगई न भी लाभ प्राप्त करज। असाज ग्राम जटपुरा का प्रगतिशील कृषक रिंकू पटेल छे जो ग्रीष्म काल में मूंग की खेती करीने लाभ लई रह्या छ। तो सुनाज उनसी ग्रीष्म काल में की गई मूंग की खेती विषय पर चर्चा न आपसी चर्चा करीज माधुरी डोंगरे न। भाइयों बहनों, मूंग एक कम अवधि में पकने वाली फसल है। इसे वर्ष में 2 बार लगाया जा सकता है। मूंग की खेती खरीफ और रबी सीजन में भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ग्रीष्मकालीन में मूंग की खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं ग्राम जटपुरा के प्रगतिशील कृषक श्री रिंकू पटेल जी। तो रिंकू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम। रिंकू जी, आप लगभग कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? जी, मैं करीबन 10 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 35 एकड़ जमीन है। जी रिंकू जी, आपके खेत में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं? कुआं और नहर है। जी, कभी ऐसा हुआ है कि कुएं का पानी सूख गया हो या कभी आपको परेशानी आई हो? 15 एकड़ जमीन में मैं मूंग की खेती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया आखिरी तक पानी पूरता है। जी रिंकू जी, खेत की तैयारी आप किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले जैसे कि अब गेहूं की फसल कट चुकी है, उसके बाद जुताई करते हैं। जी। जुताई करने के बाद कल्टीवेटर से जुताई कर लेते हैं जी। और फिर रोटावेटर करके या पाठा लगा के मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, जिससे कि मूंग की फसल बढ़िया बोने में दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। रिंकू जी, 1 एकड़ में कितनी खाद की जरूरत पड़ती है? जी, 1 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद हम डाल देते हैं। जी। और उसके बाद 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जिंक और 20 किलो डीएपी। जी जी। 20 किलोग्राम यूरिया भी डाल देते हैं। जैसे कभी फसल की बढ़वाड़ आपके खेत में ऐसी कम हो तो यूरिया, या तो ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं यूरिया का। जी। रिंकू जी, गोबर की खाद से फसलों को क्या लाभ होता है? गोबर की खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं हमें। जैसे हम उर्वरक जैसे डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं लगेगी ज्यादा। यदि हमारे घर कभी गोबर की पर्याप्त खाद हो तो हम उसी से मतलब मूंग की फसल पैदा कर सकते हैं। हमें रासायनिक उर्वरक की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी नहीं, यदि पर्याप्त गोबर की खाद हो तो। यदि नहीं हो तो फिर ये हमें रासायनिक उर्वरक की खाद की ओर जाना पड़ता है। जी जी।
जिससे खर्च तो खैर ज्यादा होता है, रासायनिक उर्वरक, कभी गोबर की खाद नहीं हो तो फिर डालना पड़ता है, मजबूरी रहती है हमारी। जी जी जी। तो यानी अगर गोबर की खाद हो तो उससे हमारी फसलों को ज्यादा फायदा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। गोबर की खाद से सभी प्रकार के हमें पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं, तो हमारी फसल की बढ़वाड़ और अच्छी पैदावारी होती है इससे। जी रिंकू जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बुआई करने के पहले सर्वप्रथम हमें बीज उपचार करना चाहिए। जी, हमें कार्बनडाजिम, मैंकोजेब नामक ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे बीज उपचार किया जाता है। तो बीज उपचार एक ऐसा होता है कि इससे हमें फसल में आगे बीमारी बहुत कम लगती है इससे। जी, आप बीजों का चुनाव किस प्रकार करते हैं? बीज उन्नत किस्में हैं, जैसे हमारे इधर ज्यादातर PMW 139 सम्राट करके बोई जाती है, हम 12 या हम 1 भी बोई जाती है। अच्छी किस्म है ये, इनकी बहुत अच्छी पैदावार होती है हमारे। करीबन मैं तो अब 10 वर्षों से कर रहा हूँ मूंग की खेती, तो बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। ये 3 प्रकार की जो वेराइटियां हैं, बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, इससे कि हमारे बढ़िया एवरेज मिल रहा है हमें। जी रिंकू जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग है जो मिट्टी का परीक्षण भी करवाते हैं, तो क्या आप मिट्टी परीक्षण करवाते हैं? हाँ जी मैडम, मैं करवाता हूँ मिट्टी परीक्षण। अभी करीबन अभी तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा, तो इसमें नहीं करा पाया हूँ। इससे पहले मैंने कराया था। तो जो भी मिट्टी में जो भी कमी रहती है, तो उस प्रकार से हम उसका वो देख लेते हैं कि कौन सी मतलब मिट्टी में कमी है, उस प्रकार से खाद हम डालते हैं। जी जी, उसी प्रकार से हम मिट्टी की कमी पूरी हो जाए। हाँ, जैसे मिट्टी की कमी पूरी हो जाए तो हमारी फसल की बढ़वाड़ अच्छी प्रकार से चलती रहे। जी, जैसे रिंकू जी फसल के लिए मतलब जो है हमने बीज बो दिया है, तो बीज बोने के बाद सिंचाई कितने कितने दिनों में और आप किस प्रकार से करते हैं? हाँ, बीज जैसे अपन ने तुरंत बीज बो दिया, उसके बाद तुरंत सिंचाई कर देते हैं जी। और मतलब ऊँग के तैयार हो जाती है वो, 15 रोज के बाद फिर दूसरी सिंचाई कर देते हैं जी। इस प्रकार जैसे जमीन के ऊपर भी चलता है, ऐसे लगभग 5 सिंचाई होती है आखिरी तक। जी रिंकू जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कई बार देखा जाता है कि मूंग की खेती के आसपास, मूंग के पौधों के आसपास खरपतवार उग जाते हैं, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है? खरपतवार ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार रहते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमें कोल्पा चलाना पड़ता है, बेलों से कोल्पा, डोरा या हाथ चलित कोल्पा होता है, उससे भी हम सफाई खेती कर सकते हैं या निदाई गोड़ाई करते हैं। और यदि कभी अपने से ज्यादा खरपतवार ज्यादा मात्रा में हो गए तो हमें रासायनिक खरपतवार नाशक की ओर जाना पड़ता है, उससे कि हमें खरपतवार से नियंत्रण मतलब पा सकते हैं उनसे। जी रिंकू जी, रोगों की पहचान आप किस तरीके से करते हैं मूंग के पौधों में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआती दौर में जैसे 2 पत्ती की हमारी मूंग की फसल रहती है ना, उसमें शुरू में जाले बनते हैं, वो ईल जाला बनाती है। तो हमें बस वो जाला देखना है कि ऊपर जो शुरुआती ऊपर पत्ते पे जाला बनाती है, तो वो बहुत बुरी मतलब बहुत नुकसान बहुत ज्यादा करती है। तो हमें वो जाला देखना है सबसे पहले। तो जाला के लिए हमें फिर जैसे जाला बन गया तो उसमें समझ लो कि ईल उसमें है, तो हमें उसके लिए दवाई का बिल्कुल तुरंत स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी फसल को बिल्कुल रोक नहीं पाएगी। जी, इसके अलावा कुछ गौमूत्र वगैरह? हाँ, उसके लिए हमें गौमूत्र हुआ, नीमोली हुई और मट्ठा हुआ, इसको हम सड़ा लेते हैं, जिससे कि एक अच्छी दवा बन जाती है। सबसे पहले तो इसका ही छिड़काव करते हैं शुरुआती दौर में। और यदि इससे कभी ज्यादा मात्रा में ईल कभी लगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और बादल वगैरह भी होते हैं, गर्मी ज्यादा होती है, तो इससे ईल कंट्रोल नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें फिर रासायनिक दवा की ओर जाना पड़ता है, जिससे कि हमें ईल पर नियंत्रण पा सके और हमारी फसल अच्छी बढ़िया बर्बाद कर सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी रिंकू जी आपने। मेरा अगला प्रश्न ये है कि दवाई छिड़काव करते समय किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दवाई क्योंकि हवा चलती है बहुत ज्यादा, तो हमें सबसे पहले हाथ में मोजे पहनना चाहिए और मुंह अच्छा बांधना चाहिए, और हवा के विपरीत दिशा में हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि दवा हमारे ऊपर नहीं आए। ये तो हमें किसी प्रकार के बीमार मतलब दिक्कत हो सकती है, ये हानिकारक होता है हमारे हानिकारक, क्योंकि ये दवाई ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है। जी, सही समय क्या रहता है दवाई को छिड़कने का? हाँ, दवाई का सही समय या तो सुबह से जल्दी स्प्रे करो, और या नहीं तो फिर 5 बजे के बाद में ठंडे समय में स्प्रे होना चाहिए, जिससे कि हमें बीमारी पर हम नियंत्रण पा सके। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है रिंकू जी आपने। रिंकू जी, जो किस्म आपने मूंग की बोई है, ये लगभग कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? जी, ये लगभग 60 से लगा के 65 दिन
इतने दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। कभी आखिरी में कभी पानी कभी ज्यादा दे दिया तो 65 से ज्यादा 5 दिन और बढ़ जाएंगे, 70 हो जाएंगे। बस इतने समय मतलब पक के तैयार हो जाती है बढ़िया फसल। रिंकू जी, कटाई के बाद बात आती है गहाई की, तो गहाई करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? जी, हमें गहाई करते समय वो हमारे ये नहर क्षेत्र चल रहा तो इसमें हमें हार्वेस्टर भी लगाना पड़ता है। और हार्वेस्टर यदि कभी हमें मजदूर मिल जाते हैं तो मजदूर से कटाई बहुत अच्छी होती है। उसको कटाई करके मजदूर से और हमें खलियान में ले आते हैं और थ्रेसिंग करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यदि हार्वेस्टर चलवाते हैं तो उसमें थोड़ा नुकसान होता है। वो तो क्या थोड़ी मजबूरी हो जाती है कि अगर आगे बारिश भी आने वाली रहती है और फसल कुछ क्षेत्र में ज्यादा भी रहती है तो कुछ लोग हार्वेस्टर मजबूरी में चलाते हैं। वैसे मैं तो कटाई मजदूर से करवाता हूँ और खलियान में लाके थ्रेसिंग करवा लेता हूँ, जिससे फसल बढ़िया अपने सुरक्षित अच्छी रहती है और अच्छी चमक रहती है फसल में। जी रिंकू जी, जैसे आप एक किसान हैं तो ये बात तो बिल्कुल होगी कि आप पशुपालन भी एक तरीके से होंगे। आपके पास कितने पशु हैं? जी, ये भी मेरा साइड बिजनेस है क्योंकि अब मैं किसानी से लगा हुआ हूँ तो साइड में पशुपालन तो भी रखता हूँ क्योंकि उससे हमें गोबर भी प्राप्त हो जाती है खाद के रूप में। तो 15 से लगा के 20 जानवर है मेरे पास। जी 4 गाय हैं और 15 भैंसे हैं। जी, तो इसमें जो गाय और भैंसों की किस्में है वो कौन कौन सी, वो आप बता सकते हैं? कौन जी हाँ जी, बता सकता हूँ। मुर्रा नस्ल की है और कुछ देसी में भी है और गाय में जर्सी है और साहिवाल है। जी और एचएफ भी है, बहुत अच्छा दूध देती है। एचएफ नस्ल बहुत ज्यादा दूध की मात्रा उसमें रहती है। जी, तो और मुर्रा नस्ल भी बहुत अच्छी रहती है। जी, अधिक दूध हो जाता है तो क्या आप डेयरी पे जाकर इसे बेच भी देते हैं या आपका डेयरी बिजनेस भी होगा गाँव में? तो ऐसा हाँ, जी डेयरी गांव में आ रही है, एक गाड़ी आती है तो यही घर से ही हम दे देते हैं दूध, तो जिससे अपने एक साइड बिजनेस हो जाता है, घर मतलब काम आ जाता है ये, और अपने फसल के पैसे अपने बच जाते हैं। जी बिल्कुल सही है। रिंकू जी, ये बताइए कि जो आप पशुपालन करते हैं तो इससे खेती में आपको किस तरीके का जो है फायदा होता है? जी, हमें खेती में ये फायदा रहता है कि हमें एक तो बैल जो रहते हैं वो हमें कोल्पा गिरने में काम में आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें गोबर मिलता है। गोबर, हमारे घर गोबर गैस भी है तो जिसे हमें गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं लगती है। हमारा काम उसी पे पूरा हो जाता है। दूसरी बात, तो उसके अलावा गोबर जो रहता है उससे खाद बना लेते हैं तो उसको खेतों में डाल लेते हैं तो हमें ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जी, तो फिर कंडे भी बन जाते होंगे उससे? जी बिल्कुल बनते हैं ना, कंडे तो बनते हैं। पहले जमाने में बनाते थे, बाकी अब ये गोबर गैस बन गए जब से कंडे बनाने छोड़ दिए हैं। जी उससे गोबर गैस से ही काम चल जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है रिंकू जी आपने। रिंकू जी, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारी मूंग की फसल कटकर तैयार हो गई है तो इसका भंडारण आप किस तरीके से करते हैं? जी, तो भंडारण के लिए सबसे पहले तो हमें फसल को अच्छी तरह, पकी हुई फसल को काट के और फिर निकलाते हैं उसको, और उसके बाद उसको निकली हुई फसल को धूप में 2 घाम और खिलाते हैं। धूप में 2 दिन तक और उसको कर देते हैं जिससे कि उसकी नमी पूरी दूर हो जाए। और अच्छी पकी हुई फसल को हम बारदानों में भरकर और उसमें दवाई वगैरह रख के उसको भंडारण उसका कर देते हैं, जिससे कि हमें जब तक हमको पटकना है लंबे समय तक, जब भाव अच्छा मिल जाए जब तक हम उसको भंडारित कर सकते हैं। और जब मंडी में भाव अच्छा हो जाए तो हम या तो मंडी बेच दें, नहीं तो और भी लंबा समय तक पटक के रखते हैं जिससे कि फसल खराब नहीं होती। अच्छी धूप खिला के उसको भरा जाए बारदानों में तो आगे समय तक हम उसको रख सकते हैं। जी रिंकू जी, तो बात हो गई भंडारण की। जब आप मूंग को बाजारों में बेचने के लिए जाते हैं या मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना पड़ती है? जी, मंडी में बेचते समय हमें ये सावधानी, हमें सबसे पहले तो उसका भाव को देखना पड़ता है कि मंडी में किस प्रकार का भाव चल रहा है। क्या शुरुआती दौर में क्या मूंग की फसल एकदम से पैदा हो जाती है तो भाव उसका कम हो जाता है। जी, तो हम क्या करते हैं कि कुछ समय उसको रोक कर रखते हैं। जी, बढ़िया उसको सुखा के और भंडारित कर देते हैं। तो जब थोड़ी फसल मंडी में कम हो जाती है उस पीरियड में भाव अच्छा मिलता है तो हम निकालते हैं, फिर उस समय तो भाव अच्छा मिल जाता है। और यदि आवश्यकता लगती है तो थोड़ी बहुत तो निकाल देते हैं क्योंकि आगामी फसल के लिए भी हमें कुछ खाद की जरूरत लगती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी रिंकू जी आपने। और रिंकू जी, अंत में आप हमारे किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि हमें समय से पूर्व खेत की अच्छी तरह तैयारी कर लेना चाहिए और खेतों की सतत निगरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मूंग की फसल जो है ना बिल्कुल बच्चे के समान होती है। हमें इसे डेली उसका परीक्षण करना चाहिए, डेली खेतों में मतलब देखना चाहिए।
क्योंकि इसमें एक दिन भी लग जाती है ना तो समझ लो कि पूरी फसल को चट कर देती है। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि खेत की सतत निगरानी करते रहें जिससे हमें उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सके। बस यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है रिंकू जी आपने। और रिंकू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ग्रीष्मकालीन में मूंग की खेती विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। भाई बहन नहुणी, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता विषय थो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। इना विषय पर चर्चा करी रहा था ग्राम जटपुरा का प्रगतिशील कृषक श्री रिंकू पटेल ने आपसी बातचीत करी थी माधुरी डोंगरे न। भाई बहन नहुणी, अब आपका बताई देवा आज का कृषि समाचार। आज का कृषि समाचार छे लाइसेंस बीज विक्रेता से किसान भाई कपास का बीज खरीद। शक्कर बीटी कपास की जो किस्म नख GEAC न राज्य बीज उत्पादक समिति द्वारा प्रदेश में बेचण की अनुमति दी गई। उन्हीं किस्म न को बीज भंडारण करीना किसान नख बेच। कृषि उपसंचालक न इना संबंध में जानकारी जिला का बीज विक्रेता नख दीज न। कृषि उपसंचालक न जिला का किसान भाई न से अपील भी करी कि वो अधिकृत व लाइसेंसधारी बीज विक्रेता न से बीज खरीद न पक्को बिल भी ले न बिना लाइसेंसधारी न MRP निर्धारित राशि से अधिक दाम पर कोई बीज बेचस तो की सूचना किसान भाई कृषि विभाग को दे सकस। तो भाई बहन नहुणी, ये तो था आज का कृषि समाचार। भाई बहन नहुणी, अब आपका बताई देवन आज का मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय प्रातः 5 बजे न 43 मिनट पर हुयो न सूर्य अस्त शाम 6 बजे न 57 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो भाई बहन नहुणी, ये तो थी मौसम की जानकारी न। भाई बहन नहुणी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछो था एक प्रश्न कि भारत कौन सी परंपरागत वस्तु न को निर्यात करज। तो इना प्रश्न को उत्तर छे भारत जूट, चीनी न मसाला जैसी परंपरागत वस्तु न को निर्यात करज। भाई बहन नहुणी, एक साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो। आज्ञा दो आपकी बहन स्मिता बरोलेख। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।